हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी। ये सब आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सोशल साइंस का प्रीवियस ईयर। हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना शुरू कर रही है। ऑनलाइन वाले पेपर है, हम पूरे प्रैक्टिस सेट देखेंगे और एनसीईआरटी हम पूरी कंप्लीट ही कर रहे हैं। बिना एनसीईआरटी के आप क्वेश्चंस कर नहीं पाएंगे। अभी आप देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो हम पूरा सोशल साइंस कवर करेंगे और साइंस को भी हम अलग से देखेंगे। साइंस भी हम अलग से कराएंगे और सोशल साइंस भी। सारे प्रीवियस ईयर भी देखेंगे और एनसीईआरटी भी कंप्लीट करेंगे। अगर आपको साइंस और सोशल साइंस के नोट्स चाहिए, वो भी नोट्स की प्राइस सिर्फ 21 रुपीज़ है। मैंने आपको अभी कमेंट बॉक्स में नंबर दिया है, आप उस पर नंबर पे मैसेज करिएगा, फिर मैं आपको बता दूंगी नोट्स कैसे लेने हैं। तो फिर हम शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, कुषाण ने किन निम्नलिखित में शक्तिशाली केंद्रों से शासन किया। कुषाण जो थे उन्होंने सबसे मतलब कि कहाँ से शासन किया था, तो इन्होंने कहाँ से शासन किया था, तो इन्होंने किया था पेशावर और मथुरा से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, पेशावर और मथुरा से इन्होंने किया था। अगला जो क्वेश्चन है इसमें दिया है, निम्नलिखित ABC को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करना है। इसमें कौन सा सही है ये बताना है। इसमें जो पहला ए दिया हुआ है, पूरा पाषाण काल 20 लाख पहले से लेके 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। हाँ, हमने ये पढ़ा है, पहला ही चैप्टर था हमारा क्लास 6 का। उसके बाद है, इस काल को 3 भागों में बांटा गया, आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण युग में। ये भी सही है। अगला है, मानव की लगभग 99% यानी 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई थी। बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ये सारे सही, ABC तीनों सही हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, मनसब मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके लिए मतलब कि पद जैसे जिनको हम बोलते हैं रैंक, सैलरी, वेतन दिया जाता था, सैन्य उत्तरदायित्व। और उसके बाद बी जो दिया हुआ है वो दिया है, दूसरा जो बी दिया हुआ है, मनसबदारों की सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण एक संख्या पर निर्भर था, जिसे जात कहा जाता था। देखो ये गलत है, हमने पढ़ा है एनसीईआरटी में, तो ये गलत है। ये वाला सही है। मनसबदार मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए मतलब पद, वेतन और मतलब कि मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए। ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, मतलब ए सही है परंतु बी जो है वो गलत है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया, निम्नलिखित में किस स्थान पर अशोक के अभिलेख ग्रीक आरामाइक भाषाओं में पाया गया है। तो कहाँ पे पाया गया है? कांधार। सिर्फ कांधार एक ऐसा जगह पे है जहाँ पे अशोक का मतलब जो अभिलेख है ना, ये पाया गया है आरामाइक में। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्रीक और आरामाइक में जो अभिलेख पाया गया है ये कहाँ पे? कांधार में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। आप नोट्स ले लेंगे तो नोट्स में सब कुछ आपको मिल जाएगा। बाकी मैं आपको सोशल साइंस पूरा कंप्लीट करा रही हूँ, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो दिया है, गौड़ राज्य गढ़कटका में 70,000 गांव थे, इसे उल्लेखित किया गया। जो गौड़ राज्य गढ़कटका में 70,000 गांव थे, इसको उल्लेखित किया गया अकबरनामा में। अकबरनामा में इसका उल्लेखन हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अब देखो, कथन और कारण से क्वेश्चंस आए हुए हैं। पहला जो अभिकथन दिया हुआ है वो दिया, स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा पूरी उड़ीसा के जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा बनाई जाती है। ये तो सही बात है। जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया था। ये दोनों सही है। अब देखो, कथन कारण में हमें सबसे ज़्यादा, देखो जब हमें दोनों समझ में आ जाता है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ होती है, इसका मतलब कि कारण सही है कि गलत है। देखो, कारण हमें इनके बीच में कैसे लगाना है, इनके बीच में हमें क्योंकि का संबंध बनाना है। देखो, जैसे इसमें क्योंकि का संबंध बन रहा है, जैसे स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा पूरी उड़ीसा के जगन्नाथ की काष्ठ की प्रतिमा बनाई जाती है, क्योंकि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। क्योंकि का संबंध बन रहा है ना, तो ये सही है। इसका व्याख्या भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। देखो, बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला हमारा जो क्वेश्चन है 7 नंबर का, वो दिया है, कौन सा अब कथन विरसा आंदोलन के विषय में सही है। देखो, विरसा आंदोलन के बारे में बता रहा है कि कौन सा कथन सही है। पहला जो ऑप्शन है ये दिया हुआ है, बिरसा के अनुयायियों ने लाल झंडे को बिरसा राज का प्रतीक बनाया। ये तो गलत हो गया, क्योंकि इनके लाल झंडा थोड़ी था, इनका सफ़ेद झंडा था, सफ़ेद झंडा। ये बीपीएससी में भी क्वेश्चंस पूछे हुए बिरसा मुंडा से, क्योंकि सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आने थे। और दूसरा जो दिया है, मतलब देखो, पहला तो हमारा गलत हो गया, ए गलत हो गया। दूसरा बी दिया हुआ है, बिरसा ने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीक और भाषा का इस्तेमाल किया था। ये सही है। बिरसा ने क्या किया था ना, जो लोग थे उनको उकसाने के लिए परंपरागत चीज़, जो ट्रेडिशनल चीज़ें थी ना, उसके
मतलब उसके सिंबल्स और लैंग्वेज को मतलब उकसाया और बताया, मतलब इसका प्रतीक अपनाया, ताकि कि लोगों को मतलब लगे कि ये लोग हमारे जनजाति चीज़ों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और बिरसा जो है उसको बचा रहे हैं। तो ये तो सही है, ऑप्शन बी सही है। बिरसा आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने के विरोध था, ये गलत है। ऑप्शन डी है, बिरसा ने मशीनरियों और हिंदू जमींदारों को लगातार विरोध किया। बिल्कुल, बिरसा जो थे ना, उन्होंने क्या किया था, इन्होंने मशीनरियों और हिंदू जमींदार जो थे उनका लगातार विरोध किया था। तो बी और डी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, बी और डी सही है। देखिए ये पेपर बताए कौन से डेट का है, हमें ये देख लेते हैं। ये देखिए 6, मतलब कि 6 फरवरी 2023 का है। अगला हमारा फिर वही कथन और कारण वाला दे दिया। ए और बी पर विचार करें और सही विकल्प का हमें चयन करना है। हमें बताना है कि इसमें कौन सा सही है। पहला जो है वो है, लाखों ग्रामीण महिलाएं जो सूत काटकर अपनी जीविका चला रही थी वो 19वीं सदी के मध्य तक बेरोजगार हो गई, ये तो सही है। और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बनी सूते कपड़े से पट गए और 1880 के दशक आते तक यह स्थिति हो गई कि भारत के लोग जितना कपड़ा पहनते थे उसमें 2/3 ब्रिटेन में बना होता था। तो ये दोनों सही है और इनके बीच में क्योंकि का संबंध भी बन रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हुआ। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, हमें ये बताना है इसमें कौन सा कथन जो है वो सही है। इसमें दिया है, महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया था। बिल्कुल, महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो थे ना, उन्होंने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया था। वो चाहते थे ना कि जो मतलब शिक्षा है वो भारतीय भाषाओं में दी जाए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। इसमें देखिए मिसप्रिंट हुआ है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे इन्होंने बी ऑप्शन को सही दिया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का समर्थन किया है। नहीं, देखो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन सही दिया है, महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया था। गांधी जी का मानना था कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है। वहीं रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो चाहते थे ना, सिंपल सी लैंग्वेज में वो चाहते थे कि बच्चे खेल कूद कर सीखे। हमने ये बीएड में पढ़ा भी है। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनें और प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों की सम्मिश्रण चाहते थे। अतः औपनिवेशिक शिक्षा का दोनों ने विरोध किया, इसलिए कथन सही है। ए वाला ही सही था। ऑप्शन में देखो जो गलत दिया था मैंने आपको बता दिया। अगला है, प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। यह कथन किस समाज सुधारक के साथ जुड़ी हुई, इसको किसने बोला था? तो राजा राम मोहन राय ने कहा था कि कहीं पे भी जो भी प्राचीन ग्रंथ है हमारी पुरानी, उसमें ये नहीं लिखा है कि विधवाओं को जला देना, मतलब उनके मतलब कि जलाना, जैसे कि उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो साथ में जला दिया जाता था। ये किसने कहा था? तो राजा राम मोहन राय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। और याद रखिएगा, इन्हें हम भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहते भी हैं। इन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद, कर्मकांड, पर्दा प्रथा आदि का भरपूर विरोध किया था। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया है, भारत में अंग्रेजों के शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संगठन ने जाति उन्मूलन पर ध्यान दिया था? देखो, जब भारत में अंग्रेजों के शासन के दौरान जो संगठन ऐसा कौन सा था जिसने जाति उन्मूलन पे ध्यान दिया था? तो देखो ये दिया था ना, सत्य शोधक समाज ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ, देखो फिर से यही कथन कारण वाला दिया हुआ है। इसमें दिया है, टीपू सुल्तान द्वारा अंग्रेजों का विरोध के संदर्भ में कथन ए और कथन बी को पढ़े और सही चयन करना है। टीपू सुल्तान के बारे में, अपनी मृत्यु तक टीपू सुल्तान अंग्रेजों के विरोध लड़ते रहे। बिल्कुल, ये अपने मृत्यु तक ये लड़ते ही रहे थे। तो ये पहला वाला तो सही है। दूसरा है, उसने अंग्रेजों की सांस्कृतिक परंपराओं का विरोध किया। हाँ, इन्होंने अंग्रेजों की सांस्कृतिक परंपराओं का भी विरोध किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। बोथ ए एंड बी इज ट्रू, मतलब दोनों सही हैं, ए बी दोनों सही हैं। अगला है, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो दादा भाई नौरोजी जो है ना, ये पावर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक। इनकी पुस्तक का नाम याद रखिएगा, पावर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन के भी नाम से जाना जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, किन किन देशों के राजनेताओं ने गुट निरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा था? मतलब कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ था, कौन कौन से देश के लोग जो थे इसमें भाग लिए थे? तो सबसे पहले अपने देश भारत, फिर यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना और मिस्र के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हुआ। अगला है, इनमें से किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते? देखो चारों ओर जो छल्ले होते हैं ना, याद रखिएगा, वो सबसे जुपिटर में होते हैं, ठीक, और सैटर्न यानी देखो बृहस्पति में होते हैं, शनि में होते हैं और
और यूरेनस में। देखो बृहस्पति, शनि और यूरेनस, इनके चारों ओर छल्ले होते हैं। ये मैंने आपको सौरमंडल में क्वेश्चंस में कराया और नोट्स में ये सब कुछ है, आपको लाइन टू लाइन मिल जाएंगे। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया है भारतीय मानक समय किस मानक यामोत्तर पर आधारित है। तो हमारा भारतीय मानक समय जो है ना ये 82.5 डिग्री पूर्व पे मतलब कि आधारित है। हम इसी को मानते हैं अपने भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्व। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हुआ। देखो अब इसके बारे में हम देख लेते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश कुल 5 राज्यों से होके गुजरती है। देखिए आप एनसीईआरटी की जो मैं क्लास करा रही हूँ ना पूरी, देखिए एनसीईआरटी की पूरी मैं बुक ही करा रही हूँ लाइन टू लाइन, उसको जरूर से पढ़िएगा क्योंकि सारे क्वेश्चंस वहीं से उठा के आपको दिए हैं। अगला है इनमें से क्या दिन और रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन संभावित करता है। मतलब ऐसा कौन सा चीज है जिसके कारण दिन और रात और तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो किसके कारण होता है? क्रमशः पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है पृथ्वी का जो परिक्रमण है और घूर्णन। एनसीईआरटी वाला क्लास देखिएगा, मैंने उसमें आपको ये अच्छे से समझाया है। तो इसके कारण ही क्या है ना कि ये पृथ्वी जो है ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। और ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है आपको। देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन ज्योग्राफी से आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर आप देख रहे हैं तो आप खुद समझ जाएंगे कि सबसे ज्यादा हमें देखना है किससे क्वेश्चंस आ रहे हैं। सबसे ज्यादा ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री, फिर पॉलिटिकल साइंस से आ रहे हैं। अगला है पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। मतलब ये घूमती है अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से पूर्व 30 डिग्री का समय क्या होगा? तो कितना होगा? 2 बजेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। देखो मैं आपको ये समझा दे रही हूँ, हर बार ये क्वेश्चन आता है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है अर्थात वह 1 घंटे में 15, मतलब 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? 15 डिग्री। ठीक है, याद रखिएगा 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 30 डिग्री पूर्व में का समय 2 घंटा, मतलब दोपहर आगे होगा। अब ये 2 घंटा आगे कैसे होगा? 15 डिग्री तो हमने देख लिया था, 15 डिग्री देख लिया था। ठीक है, अब याद रखिएगा 1 डिग्री में 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। एनसीईआरटी में हमने देखा है इसको, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। ये 15 हो गया, फिर इसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसका हम इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम 15 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 घंटे का निकलेगा। फिर हमें 15 का दोबारा करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है हम 30, 15 30 हो गए, 2 घंटे में 30 डिग्री हो गया। फिर हम इसका 4 में कर देंगे। 4 का करेंगे, ये 0 हो गया। फिर ये 4 का हम 3 बार टेबल पढ़ेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 120 डिग्री हो गया। तो यानी मतलब कि 2 घंटे हो गए। 2 घंटे आगे हो गया ना, तो इसका राइट आंसर 2 घंटे आगे। 12 बज रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद ये आगे हो गया तो पूर्व में 2 घंटे आगे, तो 2 बजेंगे। अभी भी मुझे लगता है आप लोग समझ नहीं पाए होंगे। 30 डिग्री तो समझ गए। फिर इसका 4 में आप पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 120 मिनट आया, 120 मिनट या फिर डिग्री, तो इसको हम मतलब क्या करेंगे? 2 घंटे में हो जाएगा ना, 60 का होता है, 60 का हो गया। तो ये 2 घंटे में हो गया, तो 2 घंटे आगे हुआ ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए, 2 बज रहे हैं। अगला हमें अंडमान निकोबार के बारे में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में निम्न में से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ना सिर्फ आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। याद रखें, आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ पे पाए जाते हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न कथनों और कारणों को पढ़ना है, हमें बताना है इसमें कौन सा सही है। ग्रेनाइट ठोस चट्टान तथा बिल्डिंग बनाने, सजावटी व सिलबट्टे के तौर पर प्रयोग में लाई जाती है। और फिर कारण दिया है, पृथ्वी की भूपर्पटी के बहुत नीचे, मतलब धीरे धीरे ठंडा होने के कारण बड़े दाने का रूप ये ले लेते हैं। जो ग्रेनाइट होता है ना, ये ठोस चट्टान होती है, पहली बात। और उसके बाद ये बिल्डिंग बनाने, सजावटी चीज़ जैसे हो गया सिलबट्टे बनाने, और जैसे वो जिसपे हम रोटी वोटी बेलते हैं हम लोग ना, वो सब भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो ग्रेनाइट की बनी होती हैं। ये तो सही है, ये ठोस भी होती है। और फिर क्योंकि का संबंध हमें बनाना है, पृथ्वी की भूपर्पटी के नीचे धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं और ठोस भी हो जाते हैं। तो इनके बीच क्योंकि का संबंध बन रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला है, दिए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करना है। हमें इसमें सही विकल्प देखना है कौन सा सही है।
ए दिया है मानसूनी पौने जो है वो मौसमी पौने का उदाहरण है। बिल्कुल, मानसूनी पवन जो है मौसमी पौने का ही तो उदाहरण है। अब हर टाइम पे मानसून थोड़ी आएगा, मौसम मौसम में आएगा ना, सीजनल होता है ना। तो जो है मानसूनी पौने हो मौसमी पौने का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बाकी ये सारे गलत है। देखो कैसे, पौने वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं, ऐसा नहीं। मौसमी पौने हमेशा नहीं चलती है, मौसम में ही आती हैं। स्थल व समुद्र समीर अस्थायी पवनों के उदाहरण है, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर सिर्फ ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है संघनन के संदर्भ में कथनों को पढ़िए और बताना इसमें कौन सा सही है। पहला जो संघनन के बारे में दिया है, जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाती है। देखो जलवाष्प जो संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाती है, ये तो सही है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर ना सके, तब ये वर्षण के रूप में नीचे आती है। वर्षण के रूप में मतलब कि बारिश जो होता है, जब जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु में ये क्या करता है, तैर नहीं पाता, तो ये बारिश हो जाता है। तो ये भी सही है। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे पद चिन्ह छोड़ते हैं क्योंकि इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए क्योंकि सभी सही है, ए बी सी तीनों सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ। अगला है हमारा क्वेश्चन, तिब्बती एंटीलोप का शिकार इसके ऊन सहतूत के लिए किया जाता है क्योंकि यह वजन में हल्का होता है, यह अत्यधिक गर्म होता है। ऑप्शन सी है, जानवर बहुत अधिक संख्या में पाया जाता है। देखो ये जो सी वाला है ना, ये गलत है। ये इसका शिकार क्यों किया जाता है, ये वजन में हल्का होता है और यह अत्यधिक गर्म होता है। देखो वजन में, देखो बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, बहुत महंगे महंगे स्वेटर्स पहनते हैं और बहुत पतले हम लोग हैं ना, हम लोग कंबल उम्बर रजाई वजाई 4-5 रुपये जैकेट नहीं पहनते, ठंडी जाती नहीं। बहुत सारे लोग नहीं, क्योंकि ये महंगा होता है ना। तो इसका राइट आंसर ए और बी दोनों सही होगा। इसमें सी जो है ना वो गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ए बी सही है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, नीचे दिया हुआ है कथन ए और फिर कथन बी पे हमें विचार करना है। सबसे पहले दिया है, नवीकरणीय संसाधन असीमित होते हैं और इन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता। ऑप्शन बी दिया हुआ है, अनवीकरणीय संसाधन की तुलना में नवीकरणीय संसाधन जल्दी पुनः पूरित हो जाते हैं। तो देखो ए जो है ना हमारा वो गलत है। नवीकरणीय संसाधन असीमित है और इन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता। मानवीय क्रियाओं का प्रभाव होता है। और दूसरा दिया हुआ है, अनवीकरणीय संसाधन की तुलना में नवीकरणीय संसाधन जल्दी पुनः पूरित हो जाते हैं। तो बी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सैलों से खनिज को बाहर निकालने की प्रक्रिया का क्रम क्या होगा अगर आप पृथ्वी की सतह से उसकी आंतरिक तहों को देखेंगे। देखो सेल जो होता है ना, शेल जो होता है, उसको खनिज बाहर निकालते सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें ये हमें क्रम लगाना है। मतलब कि पृथ्वी की सतह से, जैसे मान लो यहाँ पृथ्वी से ये खनिज हो गया, इसको निकालना है, तो हमें सबसे पहले क्या क्या करना पड़ेगा ये देखना है। देखो सबसे पहले हम आखनन करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आखनन। पहले वाला तो सी पहला होगा, जिसमें ऑप्शन में सी नहीं वो तो कट गया। देखो ये कट गया, सारे ऑप्शन ही कट गए हमारे सीधे। पहले आप कट करके आंसर लाना भी सीख लीजिए। देखिए पहला हो गया हमारा आखनन हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, विवृत खनन करेंगे, ओपन कास्ट माइनिंग करेंगे। उसके बाद कुपकी खनन करेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ हमारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हुआ। अब हमें स्थानांतरित कृषि के बारे में बताना है। देखो ये जो है ना स्थानांतरित कृषि, ये भारी वर्षा वाले क्षेत्र हैं, ये भी सही है, ठीक है। यह तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्रों में प्रचलित होती है, ये भी सही है। इसे कर्तन या दहन कृषि के भी नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए क्योंकि ए बी सी सभी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ। देखो यह कृषि अमेजन बेसिन के संघनन और क्षेत्र उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित है। कहाँ पे, पूर्वोत्तर भारत में, जैसे अरुणाचल प्रदेश वगैरह हो गया, वहीं पे तो झूम कृषि होती है। झूम कृषि को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछ चुका है, स्थानांतरित कृषि किसको कहते हैं, तो झूम कृषि का एक नाम भी है। अगला, अगर आप कक्षा में देखो, अगर आप कक्षा में प्रेयरी और बेल्ट पर चर्चा करें, मतलब कि बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जैसे घास का मैदान जो हो गया, तो आप विश्व मानचित्र पर किस क्षेत्र को अंकित करेंगे। देखो ये प्रेयरी की बात कर रहा है, प्रेयरी और बेल्ट जो है हमारे घास के मैदान, उसकी पे बात कर रहे हैं। तो हम मतलब कि बता रहे हैं कि बच्चों को किस मानचित्र पर आप क्षेत्र को अंकित करेंगे। देखो क्वेश्चन तो बहुत नॉर्मल दिया है, लेकिन आपको घुमा के दिया है, फिर हम वही गलत हो जाता है। सबसे पहले तो याद रखिएगा, प्रेयरी घास का मैदान जो है वो कनाडा में है, ठीक है ना। और ये जो वेल्ड है ये दक्षिण अफ्रीका में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। वेल्ड जो है वो दक्षिण अफ्रीका में है और प्रेयरी जो है वो हमारा कहाँ पे है, कनाडा में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ।
अगला है रूढ़ी। देखो यहाँ से हमारे पेडागॉजी के क्वेश्चंस आते हैं, नोट्स में आपको पेडागॉजी भी मैंने दिया है। रूढ़िबद्ध धारणाओं के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों पर ध्यान देना, मतलब कि रूढ़िबद्ध धारणा जो हो गया मेल फीमेल में अंतर करना, इस पर हमें ध्यान देना है और बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखो रूढ़िबद्ध धारणा हमें प्रत्येक व्यक्ति को अनोखे और अलग व्यक्ति जिसके पास खास गुण व क्षमता हो सकती है के रूप में देखने से रोकती है। बिल्कुल, अगर मान लो, देखो हम आपको नॉर्मल समझा, जैसे अब मान लो एक ये फीमेल हो गई और ये मेल हो गया। अब जैसे मेल के पास जो है ना ये कम पढ़ लिख रहा है, लेकिन फीमेल जो है बहुत पढ़ती है, लेकिन वो औरत है, उसको बाहर हम नहीं जाने देंगे पढ़ने के लिए, तो इसको रोक तो रहे हैं ना हम लोग कि पढ़ने लिखने नहीं दे रहे, तो आगे क्या कर सकती है, तो ये तो सही है। दूसरा हमारा है रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। बिल्कुल रूढ़िबद्ध धारणा है। जैसे अब हमारे घर पे ये लोग मान लें कि हाँ लड़की जो है वो बाहर पढ़ने नहीं जाएगी, तो मतलब नहीं जाएगी, ऐसे धीरे धीरे जितनी भी लड़कियां होंगी वो नहीं जाएंगी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए और बी हुआ। रूढ़िबद्ध धारणाओं का हम सब पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि हम मतलब इनके चलते उन कामों को करने का मौका मिलता है जिनमें हम कुछ अच्छा नहीं, इसमें कौन सी मिल गया अच्छा काम, रूढ़िबद्ध धारणा से तो हम लोगों की इच्छाओं को चीज़ों को मार रहे हैं। ये कौन सा जगह है, केरल और लद्दाख, याद रखिएगा केरल और लद्दाख जो है, केरल और लद्दाख, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। केरल और लद्दाख में यह दो प्रमुख क्षेत्र हैं यहाँ जहाँ अतीत में आए अरबी और चीन के व्यापारियों के उल्लेखनीय सांस्कृतिक प्रभाव हैं। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा है और एक रेगिस्तानी इलाका है। लद्दाख के रास्ते में ही बौद्ध धर्म तिब्बत के मतलब पहुंचा था। लद्दाख को याद रखिएगा, इस बार भी क्वेश्चन आया था छोटा तिब्बत किसको कहा जाता है, तो लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है। केरल भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ है। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी जो थे वो यहीं पे आए थे, केरल में ही आए थे। चीन के व्यापारी भी केरल आए थे, जहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते थे वो चीनी जालों से हूबहू मिलती है और उन्हें चीनी मतलब चीनी वाला कहा जाता था। क्या कहा जाता था, चीना वाला। देखो अब पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन आ गया, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा मतलब होता है, कौन से मतलब उसके द्वारा, तो निर्वाचन मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव। याद रखिएगा जो हमारे राष्ट्रपति हैं अभी प्रेसिडेंट साहब जो हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनका मतलब कि अगर आपसे पूछेगा निर्वाचन कैसे हुआ, तो ये निर्वाचन मंडल के द्वारा और अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। देखो यहाँ से हम थोड़ा अनुच्छेद भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया जो होती है कैसे होना है, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष, ये है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है 31 नंबर का, हमारा संविधान यह सुनिश्चित करता है कि शासन की व्यवस्था केवल कुछ विशेषाधिकृत लोगों को सम्मिलित नहीं करती जो सभी के लिए निर्णय ले। यहाँ सरकार के विभिन्न स्तर हैं जो संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार प्राप्त करते हैं। यह भारतीय संविधान, देखो ये पूछ रहा है कि जो संविधान से अपनी ताकत और अधिकार प्राप्त करते हैं, यह भारतीय संविधान के किस चीज़ की विशेषता बता रहा है। देखो फिर से हम इसको पढ़ लेते हैं। हमारा संविधान यह सुनिश्चित करता है कि शासन की व्यवस्था केवल कुछ अधिकृत लोगों को सम्मिलित नहीं करती, सभी के लिए निर्णय ले। यहाँ सरकार के विभिन्न स्तर है जो संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार प्राप्त करते हैं, तो ये किसकी बात कर रहा है, ये संघवाद की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। यहाँ पे सब जो भी है ना भारत में सब लोग एक समान है, यहाँ पे कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। अगला, इनमें से कौन सी स्थिति भारत के एक शहर में आए प्रवासी मजदूर की अवस्था को करीब से दर्शाती है। देखो बाबू शहर, देखो यहाँ पे पेडागोजी के क्वेश्चन से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। बाबू शहर के मुख्य बाजार में एक पक्का दुकान का मालिक है, जिसे उसे पूरे वर्ष आय मिलती है। उसके बाद राजन एक ठेले पर दिन सामान बेचता है और रात में उसी पर सो जाता है। उसके बाद जॉय एक नए शॉपिंग मॉल में ब्रांडेड कपड़े का शोरूम खोलता है। वीणा एक अनधिकृत बस्ती में एक दंत चिकित्सालय चलाती है, मतलब कि डेंटिस्ट है जो वीणा नाम की लड़की है। और इसमें हमें क्या बताना है, कौन सी स्थिति भारत के एक शहर में आए प्रवासी को दर्शा रहा है ना। देखो प्रवासी को तो यही दर्शा रहा है। अब देखो डेंटिस्ट है तो उसका मतलब वहाँ पे कुछ होगा, वो रह रही है। ये बाबू जो है ये मतलब कि पक्का दुकान के मालिक है, और जॉय जो है ये मतलब शॉपिंग मॉल खोल रहा है, उसमें रहता भी होगा, उसके लिए रूम है। लेकिन प्रवासी की बात हो रहा है ना, तो राजन जो है ना एक ठेले पर, देखो बहुत सारे भाई, हम जहाँ लाइब्रेरी पढ़ते हैं ना, लाइब्रेरी में उसके सामने एक अंकल है, लाई बेचते हैं और फिर शाम को उसी ठेले पे सोते हैं, तो ये प्रवासी ही तो है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। राजन जो है ठेले पर दिन में सामान बेचता है और रात में उसी पर सो जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अब हमें दादन व्यवस्था से हर बार क्वेश्चन आता है। दादन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह व्यवस्था भारत में बड़े उद्योगों में प्रचलित है।
नहीं देखो नहीं है, बड़े उद्योगों में नहीं प्रचलित है, ये तो कट गया। उसके बाद इसमें व्यापारी और कच्चा देखो इसमें क्या होता है, दादन व्यवस्था में व्यापारी जो होता है कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। बी तो सही है। जैसे व्यापारी जो होता है ना कच्चा माल देता है, जो मतलब जो काम कर रहे हैं उनको, और जो रिसीव करते हैं फिर उन्हें उससे तैयार माल देते हैं उनको वापस, जो व्यापारी है। उसके बाद इसमें बुनकर अधिकतर अपने घर या कार्यशाला में काम करते हैं। बिल्कुल, मैंने देखा है अपने गाँव में, मतलब कि बीड़ी वगैरह बनाते हैं और सारी चीज़ें को करते हुए। तो इसका राइट आंसर बी और सी दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। बोथ बी आर सी ट्रू, मतलब बी तथा सी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो दिया, एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा हेक्टर पीटरसन की हत्या की घटना किस ऐतिहासिक संघर्ष से जुड़ी हुई है। तो ये जुड़ी हुई है ना, देखो ये जुड़ी हुई है जो है दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति के खिलाफ संघर्ष से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम धारा 2005 निम्नलिखित में से किस कारण हेतु लैंगिक समानता की ओर एक कदम है। देखो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 2005 जो आया था, सिंपल सी बात है, इसमें ये कहा गया है कि जो मतलब बाप की संपत्ति होगी उसमें बेटियां जो होंगी उनका भी हक होगा। मतलब पहले क्या होता था, लड़कों को ही मिलता था, लड़कियों को नहीं मिलता था, और अब ऐसा है कि अब मतलब जो पिता की संपत्ति है उसमें बेटियों का भी हक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। ये बेटियों को पिता की संपत्ति पर अधिकार दिलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला है भारतीय के दिन को याद करने के लिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं। हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, तो हम संविधान के लागू उसी दिन पे तो संविधान हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी को ही। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हुआ। अब देखो यहाँ से पेडागोजी स्टार्ट होता है, तो हम पेडागोजी की क्लास एक देख के फिर हम पेडागोजी को कंप्लीट करेंगे। तो अगर वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा मतलब क्या कमी है। और थैंक यू आप लोगों का इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। नोट्स के लिए आप मुझे मैसेज ज़रूर से करिएगा, फिर मैं आपको नोट्स शेयर करूँगी। और नोट्स से बाहर तो क्वेश्चन आने नहीं है, बाकी एनसीईआरटी मैं आपको करा रही हूँ और चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊँगी। तो थैंक यू।